हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो ट्रापा, उसको गोड़ कहते हैं कश्मीरी में, वो निकालते थे। हमारे पॉन्ड्स बहुत ज्यादा थे, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा थी, तो वो खाते थे। उसके बहुत लंबे कांटे होते हैं, जब वो खाते थे तो उनके मुंह से खून भी बहता था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हमारे यहाँ इंपोर्ट भी काफी होता है। 50% के आसपास हम अपना पैदा करते हैं अनाज, और 50% यहाँ 45% हम बाहर की स्टेट से लाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम देखेंगे कि जमीन जो है पर कैपिटा जो लैंड अवेलेबिलिटी वो बहुत कम है। रेनफॉल डाटा है तो उसके हिसाब से हमारा रेनफॉल कम हो गया है, और हमारा टेम्परेचर लगभग 0.8 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हमारे यहाँ 18,000 ग्लेशियर थे, जिसमें 30% खत्म हो गए बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड स्नोफॉल। कश्मीर लाइव आज की मुलाकात एग्रीकल्चर स्पेशल में आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि आप सब वाकिफ ही होंगे, इस शुमारे में हम कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ शामिल हुए हैं प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट एग्रोनॉमी स्कॉस्ट कश्मीर डॉक्टर आशिक हुसैन साहब। आज हम इनसे क्लाइमेट चेंज के मौजू पे बात करेंगे और जानेंगे कि कश्मीर के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप पर इसके क्या कुछ असरात रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस शुमारे में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं शुरू करूं जो कश्मीर का एग्रीकल्चर लैंडस्केप है उसके बारे में बात करते हुए, अगर हम पास्ट में देखें, अगर हम पहले पास्ट की बात करें, तो अगर मैं आपसे हिस्टोरिकली पूछूं, जो कश्मीर का क्लाइमेट रहा है कश्मीर रीजन में जो इसका क्लाइमेट रहा है और सीजनल साइकिल्स रहे हैं, हाउ इज इट लिंक्ड टू एग्रीकल्चर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लगभग 130 साल पहले जाएंगे तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हमारी है, यहाँ पे जो क्रॉप्स हमारे थे उसमें कुछ बकवीट बोलते हैं उसको, या सीटेरिया, कुछ इस तरह के क्रॉप्स, थोड़ा कॉटन भी ग्रो करते थे और ज़्यादा वीट होता था। और इसके साथ साथ लगभग 100 किस्में हमारी धान की थी जो हमारे खेतों में होती थी, और वो उनको हम अपनी इस्तेलाह में लैंड रेसेस कहते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास थी, मगर तब हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 3 लाख के आसपास थी। लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो ट्रापा, उसको गोड़ कहते हैं कश्मीरी में, वो निकालते थे। हमारे पॉन्ड्स बहुत ज्यादा थे, वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा थी, तो वो खाते थे। उसके बहुत लंबे कांटे होते हैं, जब वो खाते थे तो उनके मुंह से खून भी बहता था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो 1876 में एक बड़ा फेमाइन भी आया यहाँ, कहर जिसको हम बोलते हैं। फूड की कमी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा लाशें हुई थी कि हालत खराब हो गई थी। मास बुरियल किया गया था, और हालांकि ये भी जानवरों ने भी लाशें खाई थी। तो तब ये रोड भी नहीं था हमारे पास, जो आज की डेट में 1922 में हमारा जम्मू रोड बन गया। तब बारामूला के साइड से हमारा कनेक्शन रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ या दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ था। तो यही थी हमारी हालत। पूर प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि एक कनाल में हम तब 20-30 किलो या 40 किलो धान उगाते थे, फिर 1 कुंटल तक वो पहुंच गया, और आज 5 कुंटल एक कनाल से हम धान हासिल करते हैं। फिर धीरे धीरे करके जो स्कीम्स आई, फिर गवर्नमेंट ने रिसर्च इस पर शुरू किया, यूनिवर्सिटीज बनी, तो फिर 60s के बाद हमारे धान पे काफी तवज्जो हो गई। चाइनीज वैरायटी आई हमारे यहाँ, और फिर उसके बाद 80s में और बेहतर वैरायटीज बनाई गई, और आज के डेट में 10 टन वैरायटी भी हमारे पास है। इस तरह से एक खुद कफालत की तरफ हम दौड़ पड़े। इसके साथ साथ इतना ही नहीं कि हमारे यहाँ इंपोर्ट भी काफी होता है। 50% के आसपास हम अपना पैदा करते हैं अनाज, और 50% यहाँ 45% हम बाहर की स्टेट से लाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम देखेंगे कि जमीन जो है पर कैपिटा जो लैंड अवेलेबिलिटी वो बहुत कम है। पंजाब के बारे में मुकाबले में, यहाँ हरियाणा के मुकाबले में यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और जमीन हमारे पास कम है। इस तरह से हम हमेशा जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहे हैं, मगर काफी ज्यादा तरक्की जो हुई है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, खासकर पिछले 40 सालों में, वो काफी सेटिस्फाइंग है। और फार्मर जो है आजकल काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। अब नए क्रॉप्स भी आए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी चला गया। तो जहां तक मौसम का सवाल जो आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन जो पूछा, वो ये है कि ये
खाली कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरी दुनिया में एक फील हो रहा है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हुआ है जी। इसकी हिस्ट्री 1750 से शुरू हो जाती है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो इंडस्ट्रीज की तरफ चली गई, यानी प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल रादर देन मैनुअल हो गया। उसमें क्या हुआ कि उसमें कोल का यूज हुआ एज फ्यूल, फिर उसके बाद ये ऑयल्स आ गए, मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम, गैसोलीन, डीजल वगैरह इस तरह का जो ये सारा जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो वो 300 ppm से आज की डेट में 422 ppm तक पहुंच गई, यानी पार्ट्स पर मिलियन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 150% बढ़ गई। इस तरह से मीथेन एक और गैस है, इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड्स भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है। ये जब हवा में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उस तरह से ओवरऑल जो ग्लोबल क्लाइमेट कहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस पिछले इन 150 साल या 200 साल में ये कंसंट्रेशन बढ़ गई और टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास या कहीं जगहों पे कहते हैं 1.5 डिग्री भी बढ़ गया एवरेज। तो कश्मीर में जहां तक इस के हवाले से बात करेंगे हम, यहाँ पर कहा जाता है कि पिछले 40-50 साल से हमारे पास वेदर डाटा मौजूद है जिसमें टेम्परेचर है, रेनफॉल डाटा है, तो उसके हिसाब से हमारा रेनफॉल कम हो गया है और हमारा टेम्परेचर लगभग 0.8 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो यहाँ तक 1 डिग्री बढ़ने से कोई तूफान आने वाला नहीं है या हम फील भी नहीं करेंगे, मगर ओवरऑल जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे हम बात करेंगे कई कबार ड्राई स्पेल्स आते हैं, बारिश पड़ती ही नहीं है, जैसे 2024-2025 में हमने देखा। इसी तरह से रेन स्टॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कई बार कोल्ड स्पेल्स भी आ जाते हैं, फ्रॉस्ट आ जाता है, थंडर स्टॉर्म्स है, हेल स्टॉर्म्स है, इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स हो जाते हैं और फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं जैसे अभी रिसेंटली हुआ। तो ये सारी जो ये बातें हैं, ये जो चीजें हो रही है, ये कहा जाता है कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो उसके लिए हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी जो एस्पेक्ट्स है लाइफ के, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए कई जो खासकर एग्रीकल्चर में कई चीजें हैं जिन पे हमें अब अमल करने की जरूरत है, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये रीजनल नहीं कि हम करेंगे और पूरी दुनिया नहीं करेगी तो उससे कोई फायदा नहीं। पूरी कम्युनिटी को, लोगों को, गवर्नमेंट्स को, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड नेशंस फॉर एग्जांपल, सबको कुल मिला के इस पे कलेक्टिव एफर्ट देना है, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, तब जाके इस पे कुछ जो है हमारा टारगेट है कि अगले मतलब इस सेंचुरी में 1.5 डिग्री से ज्यादा ये नहीं बढ़ना चाहिए। ये आईपीसीसी का टारगेट है। तो इस तरह से जो हम ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर भी काफी कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस से, वो कैसे कम करेंगे वो हम बात करेंगे आगे। डॉक्टर साहब, अगर हम हमारे जो की या मेजर क्रॉप्स है यहाँ पे कश्मीर में, जैसे एप्पल्स हैं या राइस है या जाफरान सैफरन है, तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उसका क्या, हाउ हैज इट अफेक्टेड दीज मेजर क्रॉप्स, इसकी सोइंग एंड हार्वेस्टिंग? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर हम राइस की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ स्नो मेल्ट काफी होता था। हमारे यहाँ 18,000 ग्लेशियर थे जिसमें 30% खत्म हो गए बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड स्नोफॉल। ये सारा कुछ मिला के जब हमारे पास 30% ग्लेशियर कम हो गए, जो फ्लो है वाटर का वो हमारे मेन सीजन में, जैसे जो अप्रैल से शुरू हो जाता है फिर सितंबर में खत्म हो जाता है, उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी अब कम हो गई है बिकॉज ऑफ रिसेशन ऑफ दीज ग्लेशियर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ रेनफॉल जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है रेनफॉल में। उस तरह से आप देखेंगे कि काफी स्ट्रीम्स जो खत्म हो गई, जिनको कोल बोलते हैं कश्मीर में, कोल है ही नहीं अब कई जगह पे। इस तरह से स्प्रिंग्स जो है, चश्मे, हमारे पास नाग होते थे तो फुट हिल्स में काफी ज्यादा नाग जो स्प्रिंग्स है वो भी कम हो गए। इस तरह से ओवरऑल अवेलेबिलिटी वाटर की वो कम हो गई। बराह रास्त जो हम देखेंगे 90% पानी जो है वो हम धान में यूज करते हैं, राइस में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ये राइस है ये वाटर लविंग क्रॉप है, ये पानी में ही ज्यादा होता है। ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसको हम ड्राई करेंगे, उसमें वीड्स आ जाते हैं, इसकी ग्रोथ कम हो जाती है, इसकी पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है। इस तरह से जो धान है, एक तो सबसे पहले हमें धान का एरिया जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। जहां जहां हर साल पानी की कमी हो जाती है वहां हमारे किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो दूसरे क्रॉप्स का उसमें शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स, जैसे हमारी मक्की है,
मेज, हमारी दालें हैं उनमें भी काफी पैसा मिलता है, जैसे राजमा है, मूंग है, इसके अलावा और भी दालें हैं यहाँ पे, उनकी तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ एरियाज में जहाँ पानी की कमी हो जाती है बार बार। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास फोडर की भी कमी है यहाँ हमारे स्टेट में। एनिमल पॉपुलेशन ठीक ठाक है मगर फोडर हम इतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। उस तरह से हम मिलेट्स ग्रो कर सकते हैं ड्राई एरियाज में जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बारिश पे हमारा डिपेंडेंस है। जैसे जवार है, सोरगम जिसको बोलते हैं, या बाजरा है या फिंगर मिलेट है, उसका सीड हमें बाहर से लाना पड़ता है। इसके अलावा हमारे ओट्स भी होता है यहाँ पे, या बरसीम होता है, बरसीम के भी कई फायदे हैं। उसकी तरफ भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि विंटर क्रॉप्स में हमें पानी की जरूरत नहीं है। नेचुरली स्नोफॉल होता है, स्प्रिंग में रेनफॉल होता है। तो उस तरह से हमारे जो रबी क्रॉप्स है, विंटर क्रॉप्स, वो पानी के बगैर भी चलते हैं। नेचुरल जो रेनफेड है वो रेनफेड सिस्टम पे चलते हैं। मगर जहां तक राइस का सवाल है जो आपने पूछा, राइस इज ए वाटर गजलर क्रॉप। बहुत ज्यादा पानी लगता है इसमें, 1200 से 1500 मिलीमीटर पानी हमें फी हेक्टेयर लगता है एक क्रॉप उगाने में। यानी ये भी कहा जाता है 2500 लीटर से 5000 लीटर तक 1 किलो राइस बनाने में लगता है। तो इस तरह से अगर हम उसमें थोड़ा सा करेंगे। दूसरी टेक्नोलॉजीज ये भी है, देखा गया है कि जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक तरीका है राइस को ग्रो करने का, जिसमें अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग करते हैं। छोटी सीडलिंग्स लगाते हैं 20 दिन की एज की, उसमें हम दूर दूर लगाते हैं सीडलिंग्स 25 सेंटीमीटर, और पानी जो है वो फॉर एग्जाम्पल 6 दिन 7 दिन पानी रखते हैं, फिर 7 दिन ड्राइंग पीरियड देते हैं। उसको अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहते हैं। उसमें 30-40% हमारा पानी बचता है। दूसरा तरीका यह है डायरेक्ट सीडेड राइस। पहले भी हमारे जो लोग थे, मतलब 50-60 साल पहले, वो करते थे ये डायरेक्ट सीडेड राइस या ड्राई डायरेक्ट सीडेड राइस। उसको कश्मीरी में वोतुर बोलते हैं या पंजाबी में वातर बोलते हैं। तो उसमें डायरेक्टली हम सीड लेते हैं और उसकी बुआई, उसकी सोइंग करते हैं ड्राई फील्ड में, फिर पानी देते हैं। पहले 1 महीने में इंटरमिटेंट ड्राइंग करनी पड़ती है, यानी पानी दिया 10 दिन के बाद फिर से दिया। पानी को कंटिन्यूअसली ड्राई डायरेक्ट सीडिंग में नहीं रख सकते, वो सड़ जाएगा वो बीज। तो उस तरह से हमें पहले महीने में काफी पानी की बचत हो जाती है। और जब फिर जून का महीना आता है, अगर ड्राइंग हो भी गई तो ये ड्राई डायरेक्ट सीडेड राइस जो है ये काफी हद तक ड्राइंग बर्दाश्त करता है रादर देन ट्रांसप्लांटेड राइस। ट्रांसप्लांटेड राइस में क्या है कि उसमें नर्सरी बनाते हैं जिसको थजमान बोलते हैं, वहां से सीडलिंग निकाल के फिर लगाते हैं। उसमें रूट्स कटिंग हो जाती है, रूट्स की डैमेज हो जाती है, तो वो बर्दाश्त नहीं करता अगर उसको पहले महीने में ड्राइंग हो जाए। जैसे इस साल हुआ, लोगों ने इसकी ट्रांसप्लांटिंग की, फिर पानी नहीं था, जून के महीने में काफी पानी की कमी थी, फिर अब जाके जुलाई में थोड़ा बहुत रिलीफ, 10 जुलाई के बाद रिलीफ मिला, तो काफी जगह पे नुकसान भी हुआ इसमें। इस तरह से सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ड्राई डायरेक्ट सीडिंग और अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ये काफी टेक्निक्स है, काफी इस तरह के, जो इसमें पानी की जो खपत है, इसमें पानी का खर्चा जो वो कम करती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमें कुछ और क्रॉप्स की तरफ भी ध्यान देना जिसमें पानी ज्यादा नहीं लगता है, जैसे उसमें मक्की है, दालें हैं, कॉर्न में हमारा हाई वैल्यू कॉर्न भी आता है, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, पॉप कॉर्न है, ये तो उसमें पैसा भी ज्यादा मिलता है फार्मर को। या इस तरह से भी मेज का भुट्टा जो बुन के लोग यहाँ खाते हैं, रोस्टेड कॉर्न, उसका भी रुझान अभी अब काफी बढ़ गया है। तो इस तरह से लोगों को फायदा भी मिलेगा उसमें, और पानी की जो किल्लत हो जाती है वो भी उसमें काफी हद तक खजाला हो जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की, अपने नई टेक्निक्स बताए, और आपने और भी बहुत सारी चीजें हमें बताई। सो जो फार्मर्स है कश्मीर में, आर दे अडैप्टिंग टू दीज चेंजेस? देखिए उम्मा जी, हकीकत ये है कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं थोड़ा फार्मिंग से दूर होते जा रहे हैं। अब कई लोगों के पास जमीनें हैं, तो ज्यादातर जो रुझान जो है वो एप्पल की तरफ अब है, क्योंकि एप्पल से हमें फायदा ज्यादा मिलता है। राइस में यानी दान में लेबर की ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ती है, लेबर भी कॉस्टली हो गया। और जैसे एक बार हमने लगाया ये ऑर्चर्ड, बाग बनाया, तो फिर कई साल वो चलता है, 10, 15, 20 साल चलेगा, हाई डेंसिटी, तो फ़ायदा भी मिलता है, काफ़ी दवाइयाँ भी उसमें लगती हैं, तो उसमें पानी की भी गलत। मगर फार्मर्स की ये एडवाइस है आपकी वसातत से कि जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ ऑर्चर्ड हमारा नहीं जमेगा, वो रॉट हो जाएगा, उसमें वो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। जहाँ वेल ड्रेन्ड सॉइल है वहां पे ही खाली हमारा एप्पल
हो जाएगा। और जहाँ निचले इलाके हैं जैसे 1500 से 16 तक अगर अल्टीट्यूड देखें, वहाँ ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, वहाँ बीमारियां ज्यादा आने का खतरा रहता है। जो हमारी फुट हिल्स है, जो करेवाज है, जिनको हम वुडर जमीन बोलते हैं, या जो पहाड़ों के दामन जो है, वहाँ पे जो हमारे ऑर्चर्ड्स लगते हैं उनमें एयर ड्रेनेज अच्छी, हवा अच्छी चलती है, तो उसमें क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है, और दूसरा उसमें बीमारियां कम लगती हैं। वो ज्यादा मौजून जगह है ऑर्चर्ड बनाने के लिए। जो रॉइस सॉइल्स हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑर्चर्ड्स, और जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ पे ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा ये है कि राइस में अब फार्मर समझ गए हैं, क्योंकि अब इरिगेशन डिपार्टमेंट भी 6-7 दिन के बाद ही पानी छोड़ रहा है। वो भी समझ गए कि कंटिन्यूअसली राइस में पानी रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको बीच में ड्राई भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो वीड्स इसमें आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्रासेस आते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए केमिकल्स भी आते हैं। अब वीडिंग भी करते हैं मैनुअल, हालांकि हम ज्यादातर जो डिपेंड करते हैं, जो बाहर से लेबर आता है, वो भी वही हम हमारी धान की काश्त करते हैं, कई सारे इसमें लेबर कंपोनेंट जो वो बाहर से ही आता है। मगर हमारे नौजवानों को भी इसमें से ये टेक्निक सीखनी चाहिए, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और खुद इसमें ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए डिपार्टमेंट से या केवीके से या यूनिवर्सिटी से, ताकि अच्छे से अच्छे टेक्निक जो है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है हो और जो फायदेमंद हो, उस तरह की टेक्निक्स उनको करनी चाहिए। धान में भी अब कई किस्में हैं जिनसे ज्यादा फायदा मिलता है, जैसे मुश्क-बुज्जी हमने स्टार्ट किया आज से 10 साल पहले। कई इलाकों में जो मिड अल्टीट्यूड्स है, यानी 1750-1800 से 1900 तक, वहाँ मुश्क-बुज्जी की अच्छी काश्त हो जाए, क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है और बीमारी कम लगती है। मुश्क-बुज्जी में जैसे 300 रुपये पर केजी भी रेट चलती है कई बार, जो पैकेज मुश्क-बुज्जी है। इस तरह से 4 गुना 5 गुना फायदा जमींदार को ज्यादा मिल सकता है मुश्क-बुज्जी से। रेड राइस एक और जग तुमुल जिसको कश्मीरी में बोलते हैं, उसका भी प्राइस मार्केट में 150 से 200 तक आता है। उसकी मिनरल न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी है, उसमें मिनरल ज्यादा है, जैसे इसमें जिंक है, आयरन है। तो एक न्यूट्रिशनल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। राइस में एक और वैरायटी अभी रिलीज की है 2 साल पहले हमने, उसको शालीमार सुगंध नाम दिया हमने। वो एक बासमती टाइप है, लॉन्ग ग्रेन है, और उसमें सुगंध अच्छी है, यानी अरोमा उसमें अच्छा है। तो उसका भी 100-150 रुपए फी केजी एक जमींदार भाई हासिल करता है। मगर उसमें यह है कि वो प्लेन्स के लिए मौजूद है, जैसे 1500 से 1600, 1700, 1650 तक उसकी काश्त होनी चाहिए, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर उसकी जो मैच्योरिटी है वो डिले हो जाती है। इस तरह राइस में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे फार्मर को ज्यादा फायदा मिले, आमदनी उसकी बढ़े, और इसी तरह मेज में भी हाई वैल्यू कॉर्न की ऑप्शन भी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, स्वीट कॉर्न है, उसमें काफी फायदा मिलता है। स्वीट कॉर्न के जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी वैल्यू एडिशन, उसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। फ्रोजन स्वीट कॉर्न, केन्ड स्वीट कॉर्न है, उस तरह से फिर ऑफ सीजन में यानी विंटर में हम उसकी सेल कर सकते हैं, अगर हम उसको वो टेक्निक्स इस्तेमाल करके एक फार्मर को ट्रेनिंग देके फिर वो रख सकता है फ्रीजर्स में वगैरह में, फिर उसकी सेल जो है वो आगे जाके विंटर में 250 रुपए भी फी केजी उसमें वो बेच सकता है। तो ये सारे क्रॉप्स जो हमने बताए, खासकर जो ड्राई क्रॉप्स है, उनमें पानी की कमी, कम पानी उनमें इस्तेमाल हो जाता है, और वो चेंजिंग क्लाइमेट के हिसाब से ज्यादा मौजूद है हमारे लिए, रादर देन जो हमने धान की बात की। डॉक्टर साहब, जो क्लाइमेट चेंज है, इसका काफी इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी रहा होगा ऑन फार्मर्स, ऑब्वियसली, बिकॉज़ देयर इज लॉस ऑफ फील्ड, देयर इज इंक्रीज्ड कॉस्ट, कुछ लोग डेब्ट में भी हैं। उस मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। इसमें जैसे फार्मर ने डेट हासिल किया थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड या कई स्कीमें हैं, फार्मर को एग्रीकल्चर लोन मिलते हैं लो इंटरेस्ट रेट्स पे। फिर फार्मर ने ये जमीन में उसने इन्वेस्ट कर दिया बीच में, या फर्टिलाइजर खरीदा या प्लांट मटेरियल खरीदा, इसमें इन्वेस्ट किया। फिर कई बार इसको बीमारियों की वजह से डिजीजेस, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो जाती है, तो नुकसान में आ जाता है फार्मर। या कई बार प्रोड्यूस अच्छा हो जाता है मगर मार्केट नहीं होता उसके पास अवेलेबल, उसके हिसाब से फार्मर को क्रॉप, जो पहले भी बताया मैंने, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरह जाना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही क्रॉप हम लगाएंगे,
कल को मार्केट डाउन हो गए या बीमारी आ गई या क्रॉप खत्म हो गया तो फार्मर को बड़े लॉसेस हो जाएंगे। अगर फार्मर 2-3 क्रॉप्स पे इन्वेस्ट करेगा, जरूर है अगर एक क्रॉप फेल भी हो जाए मगर दूसरे क्रॉप से तीसरे क्रॉप पे तो उसको फायदा मिल सकता है और इनकम उसकी आती रहेगी और डिफरेंट सीजन में वो क्रॉप्स तैयार हो जाएंगे और कंटिन्यूअसली उसको इनकम आती रहेगी। इस तरह से हम कहते हैं कि फ्रूट्स की तरफ या वेजिटेबल्स की तरफ या जो हाई वैल्यू फील्ड क्रॉप्स मैंने बताया उनकी तरफ भी थोड़ा बहुत फार्मर को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी जमीन यूज करनी चाहिए ताकि उसकी इनकम आती रहेगी और वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उसको मतलब काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है। So if we talk about under जो current climate change circumstances हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, so what do you think is the future of farming in Kashmir? देखिए उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है कि अभी कन्वर्शन ऑफ लैंड हो रहा है। जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारे सिटीज बढ़ रही हैं, टाउन्स बढ़ रहे हैं, हम एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कंस्ट्रक्शन एरिया, हम रेजिडेंशियल एरियाज बना रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज भी बना रहे हैं कई जगह एग्रीकल्चर लैंड पे, यहाँ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स। एक एस्टिमेट के हिसाब से हमारा 6000 हेक्टेयर पिछले कई सालों से राइस का एरिया कन्वर्ट हो गया इनटू दीज रेजिडेंशियल एरियाज, या बिल्डिंग हमने बनाई, रोड्स बनाए, अर्बनाइजेशन किया। तो हमारा एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उसके हिसाब से लॉज भी हमारे पास बने हैं मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये इसमें ड्यूटी है कि एक अल्टरनेटिव उनको देना है फॉर रेजिडेंशियल हाउसेस या कहीं पे इंडस्ट्रीज बनानी है, उसके लिए लैंड प्रोवाइड करना है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। उसमें कई बार कम्युनिटी लैंड्स भी कन्वर्ट कर यूज कर रहे हैं हम इसके लिए, या कहीं पे जहाँ पे ड्राई एरियाज है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे पानी रोड मुहैया करा दिया, पावर वहाँ पे पहुँचा दिया, वहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया बना सकते हैं, वहाँ पे मतलब फ्लड का भी कम खतरा रहता है। तो इस तरह से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम एग्रीकल्चर लैंड को बचा के रखें, इसको नॉन एग्रीकल्चरल यूज के न लाएं, इसके लिए लॉज भी है, उन पे अमल करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसमें स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए जो भी लॉ बने हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइमेट चेंज के चलते जो भी मतलब पानी की कमी हो रही है, बीमारियां नई नई आ सकते हैं, नए नए वीड्स भी आ सकते हैं हमारे पास, तो उन पे कंटिन्यूअसली जो नजर रखनी है। जैसे एप्पल की बात करेंगे तो नई बीमारी आ गई है इसमें, जिसमें ये जो एक्सोटिक जो लीफ माइनर की काफी ज्यादा इन्फेस्टेशन बढ़ गई है। तो इस तरह की नई बीमारियां जो है वो आ सकती हैं क्लाइमेट चेंज के चलते। और पानी की कमी, पानी का कंजर्वेशन, जैसे पॉन्ड्स बनाएंगे हम जहां जहां में पॉसिबिलिटी हो, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की जरूरत है, नई नई कैनाल्स बनाने की जरूरत है। हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो वही है, उसमें अभी हम एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कहीं पे रिजर्वायर्स जो स्मॉल डैम्स यहाँ पे बन सकते हैं वो बनाने की जरूरत है, काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इरिगेशन में। दूसरा ये कि वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, एक फार्मर को जहां फ्लड इरिगेशन करते थे वहां पे हम ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स में ड्रिप लगा सकते हैं, स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ऑर्चिड्स में जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल करेंगे। एक्सेस पानी कोई फायदा नहीं दे, नुकसान ही करता है। तो कुल मिला के ये एक स्ट्रेटजी, इसमें जो मैनेजमेंट है, हाउ टू कूप अप विद, इसमें अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज भी है, कैसे नई वेराइटीज हम बनाएंगे जो काफी हद तक टेम्परेचर और ड्राइनेस बर्दाश्त करें, कैसे हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स दोज क्रॉप्स जिनमें पानी कम लगता है। ये सारा एक मल्टी-प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी होगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, जिस तरह से हम अपनी सॉइल्स को भी बचाएं। सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट करने की भी जरूरत है। अगर ऑर्गेनिक मैटर हमारा कम हो रहा है सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक कार्बन, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसमें ग्रीन मैन्यूरिंग है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर। खाली फर्टिलाइजर हमारा काम नहीं करेगा। इस तरह से सॉइल अगर हेल्दी रहेगी तो काफी हद तक जो सॉइल भी है वो ड्राउट जो है, ड्राइनेस से टॉलरेंट हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जैसे बढ़ेगा सॉइल में, इसमें पानी को जज़्ब करने की, पानी को रोटेन करने में की कैपेसिटी जो है ह्यूमस की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी एक ही, इसमें कोई अप्रोच नहीं है, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी काम काफी है इसमें, साइंटिफिक सोसाइटी का काम है, फार्मर्स को इस पे अमल करने की जरूरत है। तो इस तरह से जो हमारी ये जो विरासत है, एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, उसको बचा सकते हैं और साथ के साथ फार्मर्स की इनकम भी बढ़ा सकते हैं। जी।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने इस अहम मौजू पे हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज की इस मुलाकात में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।